नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से एक-एक बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग में आप मास्टर बन जाएँगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आज ये जो क्लास है, इस तरह की जो बातें मैं बता रहा था कि मेंस आंसर राइटिंग में कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उस एंगल से ये लास्ट क्लास है। अब हम सीधे प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इस वीडियो के लास्ट में 10 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। उनके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि किन स्रोतों से मैं आपको क्वेश्चंस दूँगा और कैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, उनको कैसे लाभ मिलेगा, ठीक है? एक तीसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यूँ कहें कि मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए कि ये बिना टाइम की वीडियो आ गई। 9 बजे इस वीडियो को आना था, लेकिन आप जानते हैं पीसीएस परीक्षा, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम करीब है, तो उसके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो देरी हो गई उसमें। वो ज़रूरी है, आप में से बहुत सारे दोस्त पीसीएस परीक्षा देने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से टाइम से वीडियो आएगी। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो नीचे जाइए, यूपी पीसीएस मास्टर चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ लगातार सीरीज़ चल रही है। लेकिन अभी कहीं नहीं जाना है, अभी मेंस की बात करनी है। तो क्या बात करने वाले हैं हम? मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग में ये 10 ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका ज्ञान एक तरफ धरा का धरा रह जाता है और जो लिख के आप आते हैं वो एग्जामिनर का मूड ख़राब कर देता है। इसीलिए आप ये गलतियाँ ना करें। तो एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो गलतियाँ कौन सी हैं जिनसे आपको बचना है। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर लिखने जाते हैं तो बहुत लंबी प्रस्तावना लिख देते हैं। मतलब उन्हें इस बात का इसकी समझ नहीं होती कि हमें प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में कितना लिखना है। मान लेते हैं कि ये पेज है, ठीक है? जो यूपीएससी आपको पेज देती है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता है। मान लेते हैं 2 लाइनों में प्रश्न लिख दिया गया, यहाँ लिखा है कि कितने शब्दों में लिखना है, ठीक? अब यहाँ से आपने उत्तर लिखना शुरू किया। सामान्य तौर पर अगर आप पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं, तो भी इसमें आराम से 3 पैराग्राफ बन जाएंगे, ठीक है? ऐसे मैं बना लेता हूँ। हालांकि पैराग्राफ में हर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि इस पेज में बहुत सारे लोग जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन ही वो आधे पेज तक पहुँच जाता है। ये पहले ही बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन बनाता है एग्जामिनर के सामने कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। पहला पैराग्राफ मतलब इंट्रोडक्शन ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हेडिंग लिखेंगे तभी माना जाएगा कि इंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है। जो पहला पैराग्राफ है, चाहे वो 2 लाइनों का है, 3 लाइन का है या एक ही लाइन में आपने बात समझा दी बड़ी सी लाइन लिख के, उसे इंट्रोडक्शन ही माना जाएगा। एग्जामिनर यही देख के चलता है कि ये पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है और इसे आपने लिख दिया आधे पेज में, तो मूड इसलिए ख़राब हो जाएगा एग्जामिनर का कि आपको इतना अभी समझ में नहीं आया है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में भूमिका बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख के सीधे मुद्दे की बात करें। अभी समझ में नहीं आया, आप शुरू से ही कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का हो, 3 पार्ट्स उसके होने ही चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि बस सीधे पॉइंट लिखना शुरू कर दिया, किसी ने बता दिया डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। ये गलती तो कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये 3 पार्ट लेके चलते भी हैं, उनकी गलतियाँ ये है कि जानने के बाद भी वो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिख देते हैं, अनावश्यक शब्द बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इससे बचिए। आगे जब ग्रुप में डिस्कशन होगा तो मैं और बताऊँगा कि क्या लिख सकते थे आप, ठीक है? आपने ज्वाइन किया है कि नहीं? ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टॉप 300 के नोट ले लीजिए और तैयार करिए। 5 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। खैर, दूसरी चीज़ ये होती है कि पैराग्राफ में बहुत अधिक लिखना। पॉइंट्स और बुलेट के बजाय बड़े-बड़े पैराग्राफ बहुत सारे लोग लिखते हैं। हालांकि यहाँ भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। 1 मिनट। हाँ, तो मैं कौन सी सावधानी की बात कर रहा था? उससे पहले इसी को समझ लेते हैं कि पॉइंट्स और बुलेट के बजाय ज़्यादा पैराग्राफ का उपयोग करने का मतलब ये है कि मन में एक फॉर्मेट बना हुआ है। ख़ासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो पैराग्राफ में ही लिखते चले जाते हैं, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते चले गए और हर क्वेश्चन में पैराग्राफ लिख रहे हैं। ये फॉर्मेट गलत है। लेकिन यहाँ सावधानी ये रखनी है कि बहुत सारे लोग पॉइंट्स और बुलेट में लिखने की जो सलाह दी जाती है उसे
लिटरली दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं कि जहाँ पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत है वहाँ भी पॉइंट्स लिख देते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न बनाया गया है, जैसे मान लीजिए एथिक्स में कोई प्रश्न है, हिस्ट्री का ही कोई प्रश्न है, जिसमें पैराग्राफ में आप बात अपनी समझा सकते हैं, टिप्पणी करना है, पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। अगर 2-3 बातें आपको लिखनी है तो 5-6 बातें लिखनी है तो पॉइंट्स में लिखना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 ही बातें लिखनी है, एक ही बात लिखनी है, तो उसको पॉइंट में क्यों लिखेंगे आप? उसे आप पैराग्राफ में लिखें। लेकिन कई बातें लिखनी है, 4-5 बातें लिखनी है, उसे आप एक ही पैराग्राफ में 5 लाइन लिख दे रहे हैं। ये बहुत ही ख़राब स्टाइल है राइटिंग का। उनको आप एक हेडिंग दे करके 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, समय भी बचेगा और सुंदर भी लगेगा और उस पर एग्जामिनर का ध्यान भी जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। और इसमें थोड़ी-सी सावधानी ये भी है कि जहाँ पर पैराग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पे लिखना है। ये नहीं कि बस बुलेट और पॉइंट्स ही लिखते चले गए या बहुत ज़्यादा इमेज बनाने लग गए। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये जो टेस्ट देते हैं कोचिंग्स में, वहाँ पर आंसर लिखे हुए होते हैं। टॉपर्स के भी ऐसे होते हैं कि कोई मंदिर की बात है, कुछ है, तो किसी टॉपर ने बना दिया मंदिर कि हाँ भाई, हमने बना दिया कि उत्तर भारत में मंदिर किस तरह से बनते हैं, दक्षिण भारत में कैसे बनते हैं। उस तरह का कोई तुलनात्मक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब लोग आंसर निकाल लेते हैं कॉपी कोचिंग से कि ये टॉपर हो गया, इसकी कॉपी देखें, अरे इसने तो ऐसा बनाया था। अब ये नहीं समझ पाते कि वहाँ क्वेश्चन की डिमांड ऐसी थी कि उसने बना दिया चित्र, इस तरह से चित्र बनाया। अब ये हर जगह कोशिश करते हैं, कहीं पुल बनाना शुरू कर दिए, पेड़ बनाना शुरू, ये क्या बकवास चल रहा है? ये बताता है कि अभी बचकाने हैं आप, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। जहाँ अनिवार्य हो वहाँ पर इस तरह के चित्र बनाए जाने चाहिए, ठीक है? तो इसका संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लंबा सफ़र है, बने रहिए, धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे। एग्ज़ाम के टाइम पर अचानक से कोई ज्ञान नहीं मिल जाएगा, ये आपको धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कमाल की चीज़ है, कहीं भी डायग्राम बनाना। देखिए, डायग्राम को उत्तर के प्रवाह के बीच बिना संदर्भ के कहीं भी बना देना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। आप क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। अब एक फ्लो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें एक फ्लो बना है कि आप कारण बता रहे हैं कि इसके क्या कारण है, ठीक है? आप उसका प्रभाव बता रहे हैं कि इसके क्या प्रभाव है, उसके कौन-कौन से उपाय किए जाने चाहिए। एक बढ़िया फ्लो बन रहा है, कितना अच्छा चल रहा है कि आपने एक सिस्टम में उत्तर लिखना शुरू किया। लेकिन अगर आप अचानक से कारण में पॉइंट बताने से पहले अचानक से आपने डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं कि बस आपको लगता है कि डायग्राम बना देंगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते हुए, प्रवाह को मेंटेन करते हुए डायग्राम बनाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जामिनर को लगे कि ये कहाँ से आ गया। भाई ठीक है, डायग्राम इससे मिलता जुलता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं भी इसको डाल दोगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप एक फ्लो में जब आंसर लिख रहे होते हैं तो फ्लो की डिमांड आपको समझ में आ जाती है और दिखने लग जाता है कि डायग्राम कहाँ बनाना है, ठीक है? कहीं भी नहीं कि दिमाग में आ गया बस यहाँ पे डायग्राम बना देते, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये बचकानी हरकत करेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसके बाद वैसे चाहूँ तो मैं इस पे लंबे समय तक और भी बातें कर सकता हूँ एग्जाम्पल्स ले लेके, लेकिन अभी सब कुछ कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे? अभी तो आंसर राइटिंग शुरू हो रही है। अच्छा, ये गलतियाँ मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि ये मान लेते हैं ये पेज है, ठीक है? उत्तर लिख रहे हैं, यहाँ से उत्तर लिखते हुए जा रहे हैं, फिर पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मान लेते हैं कि भारत का नक्शा बना दिया, सॉरी ये तो बहुत ख़राब बन गया चलिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि इन्होंने ऐसे भारत का नक्शा बना दिया जो भी, और फिर आगे लिखना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे खाली है, यहाँ ऐसे खाली है, ये बहुत ख़राब दिखता है। ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है बिना बॉक्स के कुछ भी बनाने का, चित्र बनाने का। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि डिमांड है कि आप भारत का नक्शा बना के कुछ बताएंगे, तो ऐसे खाली नहीं करना। आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ, यहाँ पे बॉक्स बना लिया आपने। अब इसमें आपने जो बनाना है बना दिया, ये सुंदर दिखता है। हो सकता है कि बॉक्स बड़े बॉक्स की ज़रूरत है,
यहाँ आपने बना दिया। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा चित्र बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको विश्व का मानचित्र बनाना है, ठीक है? कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इतने में बनाना पड़ेगा, तो भी आपको ऐसे बना देना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो पेज होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। ये होगा, आपको यहाँ से मार्जिन दिख जाएगा, इधर से मार्जिन दिख जाएगा, दोनों तरफ से मार्जिन होता है। इसके बावजूद आप इसमें ये वाला बॉक्स बनाएं और इसमें वर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाएं। कई बार आप कुछ ऐसी बातें लिखते हैं कि आप अंतर बताते हैं तुलना करके, कि यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे लिख दिए और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे लिख दिए। कोशिश करिए कि इसको भी एक बॉक्स में बंद करिए, क्योंकि इससे आपका उत्तर अच्छा लगेगा। इससे एग्ज़ामिनर समझेगा कि आप बहुत सोच समझ के पूरी जागरूकता के साथ उत्तर लिख रहे हैं। ये नहीं कि बस मन में आ गया कि ये करना है करके चले गए। इसको थोड़ा सजा दिया आपने, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, तो ऊपर नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वो इसमें घुसेंगी नहीं, इसमें मिक्स नहीं होंगी। वरना कई लोग ऐसे लिखते यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ से बीच में लाइन नहीं है, यहाँ से लिखने की शुरुआत कर दिए, समझ में नहीं आता कि ये कब ख़त्म हुआ और ये कब शुरू हुआ। इसलिए बिना बॉक्स बनाए ना तो आप मानचित्र बनाइए, ना कोई भी चित्र मत बनाइए बिना बॉक्स के। बॉक्स के अंदर रखिए, आपका उत्तर अच्छा दिखेगा और उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद अगली चीज़, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लिखने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो है जिन्होंने पढ़ा है, बस क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि उस क्वेश्चन के बारे में 2-3 तथ्य ही जानते हैं, बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा तथ्य है, जानकारी अच्छी है, तर्क अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। उनको लिखना है 250 शब्दों में, लेकिन ये लगता है कि यार सिर्फ उतना ही लिख देंगे तो मेरे ख्याल से 100 शब्द भी नहीं हो पाएंगे, अब क्या करें। एक ये है। दूसरे वो हैं जिनको कुछ नहीं आता, मतलब क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं जो नॉर्मली आप जानते हैं, टॉपिक के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या लिखना ये पता नहीं है। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये लोग गलती ये करते हैं कि 250 लिखना है, 3 पेज मिले हुए हैं आपको, तो बहुत बड़ा लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा लगेगा कि अरे ये छोटे बच्चे लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको पेज भरना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तब तो वैसे भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे, और अगर आता भी है और ये हरकत आपने कर दी तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप हो सकता है कि कुछ शब्द और जोड़ के, कुछ और तार्किक बात करके एक सामान्य फ़ॉन्ट में ही आप लिखें, बात बन जाएगी। जो मेन तर्क आप देना चाहते हैं उसे हाईलाइट कर दें, लेकिन बहुत बड़ा लिखेंगे आप कि जल्दी से पेज भर जाए। एग्ज़ामिनर मूर्ख नहीं है, आप साफ दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हें मूर्ख समझते हैं, हम बड़ा लिख दिए हैं, पेज भर दिए हैं, अब तुम मान के चलो कि पेज भर दिया गया, लिख दिया गया है, सारी बात इसमें आ गई है। ये कोई खिलवाड़ नहीं चल रहा है। गुस्सा हो जाएगा एग्ज़ामिनर तो 1 नंबर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये गलती आप नहीं करेंगे। नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखिए, बहुत छोटा भी मत लिखिए, बहुत बड़ा भी मत लिखिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है और इसको हम कह सकते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत ख़तरनाक है। देखिए, हाईलाइट करना मेंस में एक ऐसी चीज़ है जो आपको टॉपर बना सकती है। मैंने ये किस्सा कई बार आपको सुनाया है कि जब मेरा मेंस था तो पहला दिन था एस्से का, और मैंने जल्दी लिखना शुरू किया। मुझे अनुभव था नहीं, पहली बार मेंस दे रहा था, तो मैंने गलती से, मतलब पता नहीं क्या टाइम मैंने ध्यान दिया कि नहीं दिया, 40 मिनट पहले ही मैंने दोनों एस्से लिख दिए थे। अब मेरे पास टाइम नहीं था और चूँकि मैंने कंक्लूड कर दिया था, मुझे लगा कि टाइम हो गया। अब जैसे ही मेरा पूरा हुआ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि यार कोई कॉपी लेने नहीं आ रहा। फिर मेरा ध्यान गया कि अभी तो मेरे पास 40 मिनट बचे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना ही निबंध फिर से पढ़ना शुरू किया, और उसमें ध्यान रखिएगा कि जो शब्द सीमा थी उससे मैंने मिनिमम मेरे ख्याल से 700 से 1200 के बीच में लिखना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 700-800 शब्दों में ही एक निबंध मैंने लिखा था। तो क्या हुआ था कि मैंने पढ़ना शुरू किया, और जो मेन बातें थी, कहीं कोटेशन लिखा हुआ है, कहीं अच्छा तर्क दिया है, इन बातों को मैंने हाईलाइट करना शुरू किया।
इसकी वजह से मुझे लगता था कि सबसे ख़राब मेरा यही गया है। बहुत अच्छे नंबर्स आए थे इसमें, टॉपर्स के जितने आते हैं उनसे। कई बार मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। लेकिन एक गड़बड़ इसमें ये है, कई बार ऐसा होता है कि हम उत्तर बहुत अच्छा लिखते हैं, और चूँकि हमने ये भी जाना है कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, बढ़िया लिख दिया। अब हम हाईलाइट करने बैठ जाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं हाईलाइट करने वाले। एक वो हैं जो अभी बच्चे हैं, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। बच्चे हैं, वो क्या 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें लिखी। अब वो क्या करेंगे, इनको ही हाईलाइट करेंगे। 1, 2, 3, हो सकता है कि 4 लाइन हाईलाइट कर दिए बिना मतलब के, बिना ये सोचे समझे कि इसको हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि हाईलाइट करने का क्या मतलब होता है। बस किसी ने कह दिया है कि हाईलाइट करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो हमें करना है। ये भूल जाते हैं कि हाईलाइट का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखा है उनमें जहाँ पर हाईलाइट आपने किया है उस पर विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं। अब मैं एग्ज़ामिनर हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं इस कैटेगरी की कॉपी मेरे पास आ गई। मैं देख रहा हूँ कि हर लाइन ही हाईलाइट की गई है, जो साधारण सी बात है उसको भी हाईलाइट किया गया है। मेरे अंदर क्या भावना आएगी, मैं क्या महसूस करूँगा कि ये बच्चा अभी नासमझ है, इसको हाईलाइट करने का मतलब ही नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंसर उन्होंने लिखा, कहीं-कहीं कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ ध्यान दिलाना होता है, वो वही हाईलाइट करते हैं। आपको यही बनना है। बस इसमें एक गलती ये भी हो जाती है कि कई बार तथ्य गलत हैं, लिख तो दिया है लेकिन डाउट है। जैसे मैंने मेंस में 2020 वाले मेंस में मैंने एक शब्द लिखा था, कोई ऐसे ही क्वाड पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मैंने ऐसे लिख दिया था कि स्थापना 2007 में, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 6 साल हो गए तो मैंने सही लिखा था, 2007 या 2010 का कोई तथ्य था। लेकिन मुझे डाउट था कि इसको हाईलाइट करें कि नहीं। अभी अगर हम कर दें तो हो सकता है कि ये गलत हो, तो उसको मैंने छोड़ दिया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है। बाद में मैंने देखा तो तथ्य सही था, पता नहीं 7 है कि 10 है, वो अलग मैटर है। लेकिन बाद में मैंने देखा तो मेरा तथ्य सही था। मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद मैंने गलत लिख दिया है। अब उसको काटेंगे तो भद्दा लगेगा, तो हो सकता है कि उसी के आस-पास हो तो एग्ज़ामिनर या तो इग्नोर कर दे या फिर मान के चले कि ठीक है, हो गया, बाकी तर्क तो सही लिखा है। तो अगर आपको डाउट है कि जो तथ्य आपने लिखा है महत्वपूर्ण है लेकिन डाउटफुल है, तो उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। ये नहीं कि बस ये तो लिखना ही था, हाईलाइट करना ही था, ये कर दिए, बस गलती हुई, एग्ज़ामिनर का ध्यान उस पे गया, अब वो आपसे फिर बदला लेगा कि यहाँ ध्यान दिला दिए, तुम अपनी गलतियाँ मुझे दिखाना चाहते हो, तो नंबर कट जाएँगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली चीज़, बिना आधिकारिक स्रोत के गलत आंकड़े मत दीजिए। ये कोई टीवी की डिबेट नहीं चल रही है कि जो मन में आएगा आप अपने पार्टी की तरफ से कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा बोल देंगे, बाद में कोई फैक्ट चेक करता रहे। ये काम मेंस आंसर राइटिंग में नहीं चलता। अगर कोई आंकड़ा आप लिख रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाइए कि ये सही ही है। ये आगे पीछे वाली बात नहीं है कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर एग्ज़ामिनर को पता है पहले से, तब तो वो देख लेगा कि भाई आपने गलत लिखा है। नहीं पता है, उसका ध्यान चला गया कि एक बार देख लें कि सही लिखा है कि नहीं, और गलत आप पाए गए, तो एक इम्प्रेशन बनेगा कि आपने बाकी आंकड़े भी ऐसे ही तुक्केबाजी में लिखी है, और इसकी वजह से आप बहुत पीछे हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके आंसर राइटिंग की रीढ़ की हड्डी होती है आंकड़े, तथ्य, सबूत, और वही आपने गलत लिख दिया, तो बाकी तर्क दे के आप क्या करेंगे? इसलिए आंकड़ों का प्रयोग वही आंकड़े आप लीजिए जो सत्यापित हैं, जो सही स्रोत से आ रहे हैं, जो गलत नहीं हैं। कम आंकड़े लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, वरना बस लिखने के लिए लिख देंगे तो गलती हो जाएगी और वहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तर में संतुलन की कमी, ये तो नॉर्मली हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, हर व्यक्ति के साथ होगा जिसने आंसर राइटिंग शुरू की है, जिसने मेंस दिया है, ये होना ही है। इसी से हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना सीखते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि आपका संतुलन बिगड़ ना जाए, बिगड़ेगा ही, शुरू-शुरू में संतुलन बिगड़ेगा। अब क्या है, ख़ासकर हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं,
होता ये है कि किसी एक पक्ष में मान लेते हैं कि प्रश्न पूछ लिया गया, अभी क्या चल रहा, मान लेते हैं एथेनॉल का प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है? एथेनॉल पे आपकी राय क्या है, टिप्पणी करना है, जो भी है। अब आपके दिमाग में बैठा है कि इस पे ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरह की न्यूज़ आपने खूब देख ली है और कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उत्तर संतुलित होना चाहिए, आपको दोनों पक्ष रखने हैं। अब आप सिर्फ उसकी बुराई ही किए जा रहे हैं, एक तरफा आपका झुकाव हो गया, ढेर सारी बातें लिख दिए और एक लाइन में लिख दिए कि नहीं इसका कुछ फ़ायदा है, ये है, वो है। तो ये जो संतुलन बिगड़ा है, इसकी वजह से आपका उत्तर बिगड़ गया है और आपके नंबर कटेंगे। इसीलिए कोई भी उत्तर आप लिख रहे हैं, किसी एक विचारधारा की तरफ बहुत अधिक झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक जब तक कि वो प्रश्न ही आपको मजबूर ना कर रहा हो। जैसे प्रश्न ही कह रहा है कि आप इसकी आलोचना करिए, करिए जी भर के। प्रश्न कह रहा है कि आप इसकी तारीफ़ करिए, करिए जी भर के। लेकिन प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन करिए, विश्लेषण करिए, टिप्पणी करिए, तो टिप्पणी में आप ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ़ा, हालाँकि टिप्पणी में ये कहा जाता है या फिर अपनी राय रखिए, इसमें कहा जाता है कि आप अपनी सोच बताइए और आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, मेरी सोच है ही यही कि मैं इसके खिलाफ़ जाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दी। लेकिन एग्ज़ामिनर को आपने ये बताया कि आपकी सोच अभी एक तरफ़ा ही डेवलप हुई है इस टॉपिक पर, आप इसके दूसरे पक्ष को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रश्न में आपका उत्तर संतुलित होना चाहिए और इस संतुलन में चाहे विचारों की बात हो, चाहे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन की बात है, इसका भी संतुलन होना चाहिए। जैसे हमने इंट्रोडक्शन की बात की, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज में वही हो गया। मेन बॉडी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम गले से लेकर पैर तक मेन बॉडी ही है, एक लाइन में इंट्रोडक्शन एक लाइन में कंक्लूजन, ये भी नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन ही एक पेज का नहीं हो जाना चाहिए, इसका भी एक संतुलन होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए 100 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है, कोई उत्तर लिखना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप 20 से 25 शब्द यहाँ ले लीजिए, 25 शब्द यहाँ ले लीजिए, 50 हो गए, 50 में मेन बॉडी लिख दीजिए। इस तरह से आप वो कर सकते हैं, अपने उत्तर को संतुलित कर सकते हैं। बाकी अपनी राय को कैसे बैलेंस करना है ये तो मैंने बताया, आगे भी बताऊँगा। निष्कर्ष नहीं लिखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चूँकि हमने सुझाव दे दिया, उत्तर में ही हमने सुझाव दे दिया, तो वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, और ये अनिवार्य ज़रूरत है। आज तक यूपीएससी ने कहीं नहीं कहा है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आप ये नहीं लिखते कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और आप उसके यहाँ सामान लेने गए, आपने कहा कि बिस्किट है, उसने कहा हाँ है, आपने कहा दीजिए, उसने कहा ये लीजिए, तो काम तो हो गया, लेकिन जिस रूड तरीके से बात ख़त्म हुई है वो थोड़ा सा अच्छी फीलिंग नहीं देगी, ठीक है? ये एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बात होते 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 अचानक से ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बात शुरू हुई और एक स्तर तक पहुंची, फिर बात ख़त्म हुई, तो एक फ़्लो बनता है। एक फ़्लो में एग्ज़ामिनर जब फिसलेगा, उसको आनंद आएगा, उसको बात पूरी समझ में आएगी और एक रास्ता आपने भविष्य का दिखा दिया, वे फॉरवर्ड कुछ बता दिया, तो उससे पता चलेगा कि आप विजनरी हैं, आप आगे के बारे में सोचते हैं, ठीक है? भले ही जितना पूछा गया था उतना आपने लिख दिया, इसके बाद भी आपने वे फॉरवर्ड बताया, तो आपका उत्तर बेहतर बनता है। इसके बाद 10वीं बात जो आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा गड़बड़ है। जैसे मैंने अपना ही बताया, पहला पेपर मेरा 2020 वाला कैसा गया था, मतलब निबंध वाला, ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने समय बीच बीच में देखा नहीं, बस एक फ़्लो में आ गए, लिखना शुरू कर दिया, और जल्दबाजी तो होती है। आप पहली बार जब मेंस देंगे या दिए होंगे, आपको महसूस होगा, पता होगा कि ऐसा महसूस होता है, बड़ी जल्दबाजी होती है, पता नहीं क्या होता है। ऐसा लगता है ना 3 घंटे बाद जब आप निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको किसी चैम्बर में किसी जगह पे बंद कर दिया गया था और थोड़ी देर के लिए आपको बेहोश कर दिया गया था। बेहोश मतलब सांसारिक बातों से कोई एक्स्ट्रा विचार नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, एक अलग ही दुनिया में आप हैं। फिर वहाँ से आप निकलते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, तनाव होता है, घबराहट होती है, प्रश्न को समझ में नहीं, मतलब प्रश्न समझ में नहीं आता, उसका अलग से डर लगता है। ये सब कुछ मैनेज करते हुए लिखना होता है, और कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे पास 3 घंटे का समय है। अब इस 3 घंटे के समय को अगर आप मैनेज नहीं कर पाएँगे,
आप बीच बीच में नहीं देखेंगे कि 1 घंटा बीत गया और 1 घंटे में अगर हमें 20 क्वेश्चंस करने थे तो हमने कितने क्वेश्चन किए। नहीं, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन नहीं, मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस करने थे, तो क्या 1 घंटे में हम 5 ही कर पाए हैं? तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। क्या 7 कर पाए हैं? थोड़ा और तेज़ होने की ज़रूरत है। क्या 11 कर लिए हैं? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर के साथ हम कंप्रोमाइज़ करके जल्दी-जल्दी पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक हिसाब बना सकते हैं। बाकी आप चाहेंगे तो मैं बता दूँगा, लेकिन आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 घंटे आपके पास हैं, 20 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, उन 20 क्वेश्चंस में 10 छोटे वाले हैं, 10 बड़े वाले हैं, मतलब ये 150 शब्द वाले, ये 250 शब्द वाले। तो कितना मिनट इसको देना चाहिए, कितना मिनट इसको देना चाहिए, बहुत सारे टॉपर्स ने इसकी बात की है। ये कैलकुलेट करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब हम क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बात करूँगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ। हो सकता है कि अगले हफ्ते वीडियो ना आए, आ भी सकती है, ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं मेंस की नोट बनाने पे आया हूँ। अभी फैक्ट बुक 32 साल वाली नोट एक कंप्लीट करके दी गई है, यूपी पीसीएस की फैक्ट बुक बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो मेंस की नोट बन रही है। अब क्वेश्चंस कहाँ से आपको दिए जाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पे मैंने कई दिन लगातार विचार किया है, तो ये फॉर्मेट समझ में आया है। पेपर 1, 2, 3, 4 ये 4 पेपर्स की नोट आपको यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए दी जा रही है। जीएस में आप जानते हैं सिलेबस लगभग सेम है। ये नोट दी जाएगी, इसमें स्टैटिक टॉपिक्स होंगे, कुछ करंट के भी हो जाते हैं इत्तेफाक से, तो ऐसा नहीं है कि एकदम आँख बंद कर लिए कि नहीं हमें छाँट ही देना है, करंट का नहीं लेंगे। कुछ हो सकते हैं करंट के भी, लेकिन विशेष रूप से स्टैटिक टॉपिक्स होंगे। तो ये एक-एक करके पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2, पेपर 3 और 4। 4 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा अपडेट करना है, ये नोट पहले से तैयार है। तो ये नोट आपको दी जाएगी। इसके साथ जैसे मान लीजिए पेपर 1 कंप्लीट हो गया, मैंने आपको दे दिया, फिर आंसर राइटिंग हम शुरू कर देंगे। इससे मैं क्वेश्चंस देना शुरू कर दूँगा, आप नोट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस चैनल पर दिए जाएंगे, डिस्कशन प्राइवेटली ग्रुप में होगा, वो मैंने आपको बताया है, लिंक भेजा जाएगा आपको, ठीक? इसके बाद हम मंथली हम शुरू करेंगे करंट अफेयर, मेंस का भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टैटिक से तो आएंगे नहीं, और मैंने कहा कि मैं इस बार सबूत दिखाने वाला हूँ, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो हम सिर्फ इसके आधार पे तो नहीं कर सकते, हो ही नहीं पाएगा। करंट के ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टैटिक दिखता है वो भी है नहीं, वो करंट से ही कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो हम क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर लेकर चलेंगे, और आपको ग्रुप में सबसे पहले 1 महीने की करंट अफेयर की नोट दे दी जाएगी। इधर आंसर राइटिंग चैनल पर चल रही है, क्योंकि स्टैटिक की भी नोट आपको दी गई है। आपको समय दिया जाएगा, इसको पढ़ लीजिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते, बढ़िया। बाकी चल रही है, सीरीज़ चैनल पर चल रही है। अब हम इससे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस देंगे, स्टैटिक से भी क्वेश्चंस देंगे, और क्वेश्चन के आगे कोष्ठक में लिखा रहेगा कि इसके लिए आप कौन सा टॉपिक कहाँ पे पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ से टॉपिक पढ़ेंगे, आप अपना उत्तर लिखेंगे, और 1 हफ्ते में ये सीरीज़ चल रही है, एक अगले हफ्ते आपको एक वीडियो मिल जाएगी, प्राइवेट वीडियो ग्रुप में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए था। ये पूरा फॉर्मेट है। अगर अभी तक आप चैनल से तो जुड़े ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। नोट आपने नहीं लिया है तो आप गलती कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो सोचते हैं कि हमें लेना तो चाहिए लेकिन अभी समय है, बाद में ले लेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि बात पैसे की है ही नहीं, क्योंकि जितने पैसे आप दे रहे हैं और जितने क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं उसके आगे। और ख़ासकर हम आपका जो समय बचा रहे हैं, एनर्जी बचा रहे हैं, तो आप पैसे की तो चिंता करिए नहीं। रही बात समय की, तो समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, और अचानक से आपने लास्ट में ले भी लिया और जुड़ भी गए, तो आपके पास बोझ होगा, टॉप 300 भी पढ़ना है, 32 साल वाली नोट दी गई है उसे भी रिवाइज़ करना है, मेंस की पुरानी वीडियोज़ भी आपको देखनी है, क्योंकि हम एक सीढ़ी जैसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और सोचेंगे कि यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। फाउंडेशन इधर से तैयार होगी, नीचे से। तो आपको अभी से जुड़कर अभी से धीरे-धीरे अपने आप को ऊपर लेके जाना होगा, तब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे, ठीक है? तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा,
उस पर मैसेज कर दीजिए, जल्दी से नोट ले लीजिए। ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जल्दी से नोट लेकर तैयार कर लीजिए और बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, नोट्स, वीडियोज़, उसका लाभ तो आपको मिलता ही रहेगा। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।